हाय एवरीवन, वेलकम टू चैनल। होप आप लोग सब अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। आज हम लोग पॉलिटी से रिलेटेड 10 क्वेश्चन करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन। और पहला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन ब्रिंग्स आउट द करप्शन परसेप्शन इंडेक्स। आपको यहाँ पे ये बताना है करप्शन परसेप्शन इंडेक्स इन चारों में से कौन सा ऑर्गेनाइजेशन निकालता है। वर्ल्ड बैंक, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, तीसरा ऑप्शन है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम और चौथा है एशियन डेवलपमेंट बैंक। और इसका सही आंसर है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल एक जर्मनी बेस्ड नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। और ये ग्लोबल करप्शन परसेप्शन इंडेक्स के साथ साथ एक और रिपोर्ट निकालता है जिसका नाम है ग्लोबल करप्शन बैरोमीटर। सो ये दोनों फैक्ट्स आप याद रखिएगा। और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, विथ रेफरेंस टू फंडामेंटल राइट इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इक्वालिटी बिफोर लॉ इज अवेलेबल टू इंडियन सिटीजन ओनली। दूसरा स्टेटमेंट है, राइट टू प्रॉपर्टी was deleted from the list of fundamental right by 44th Amendment Act 1975. Third statement है, the fundamental right can be suspended during the operation of national emergency except the right guaranteed by Article 20 and 21. और पूछा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन एबव इज आर नॉट करेक्ट। सो ये नॉट करेक्ट पे आप लोग ध्यान दीजिएगा। एग्जाम में जनरली इस पे बहुत सारे लोग का गलती हो जाता है और सही आते हुए भी आंसर गलत हो जाता है। सो यहाँ पे पूछ रहा है नॉट करेक्ट। सो पहला ऑप्शन है, राइट इक्वालिटी बिफोर लॉ इज़ अवेलेबल टू इंडियन सिटीजन ओनली। ये फैक्ट गलत है क्योंकि ये सब के लिए अवेलेबल है। दूसरा है, राइट टू प्रॉपर्टी वॉज डिलीटेड फ्रॉम द लिस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट बाई 44th अमेंडमेंट एक्ट 1975। यहाँ पे ये 1975 वाला फैक्ट गलत है क्योंकि ये 75 नहीं 78 में हुआ था। और ये 44th अमेंडमेंट सही है पर ये गलत है। सो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। और तीसरा फैक्ट है कि फंडामेंटल राइट आर्टिकल 20 एंड 21 है, ये सस्पेंड नहीं होता है नेशनल इमरजेंसी के टाइम पे। और ये फैक्ट सही है। सो इसका आंसर होगा बी। 1 and 2 स्टेटमेंट आर करेक्ट, नॉट करेक्ट। और आप यहाँ डिटेल देख सकते हैं कि इक्वालिटी बिफोर लॉ इज़ अवेलेबल फॉर एवरीवन एंड राइट टू प्रॉपर्टी जो है ये 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 में इसको लीगल राइट बना दिया गया था। पहले ये फंडामेंटल राइट था, अभी ये लीगल राइट है अंडर आर्टिकल 300A। और जहाँ तक बात रहा फंडामेंटल राइट सस्पेंशन का, तो आर्टिकल 20 एंड 21 सस्पेंड नहीं होता है। एंड आर्टिकल 19 है जो प्रेसिडेंट के ऑर्डर पे सस्पेंड हो सकता है और ओनली इन द केस ऑफ एक्सटर्नल इमरजेंसी। इंटरनल आर्म्ड रिबेलियन या इंटरनल इमरजेंसी में ये सस्पेंड नहीं होता है। सो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सो ये क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग इज़ अ पार्ट ऑफ पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव। यहाँ पे आपको पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव कौन है वो बताना। ऑप्शन है डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, दूसरा ऑप्शन है सेक्रेटरी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, फिर है होम मिनिस्टर एंड फोर्थ ऑप्शन है डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। सो यहाँ पे पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव के बारे में बात कर रहा है। सो इसका आंसर होगा होम मिनिस्टर, क्योंकि बाकी जो तीन हैं ये एग्जीक्यूटिव हैं, ये परमानेंट एग्जीक्यूटिव हैं, ये नॉन परमानेंट पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव होते हैं होम मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर, क्योंकि ये लोग पब्लिक से इलेक्ट होके जाते हैं। और आप इसका डिटेल यहाँ पढ़ सकते हैं। सो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन, द स्लोगन सेव डेमोक्रेसी वाज गिवन बाई। सो सेव डेमोक्रेसी किसने दिया था? स्वतंत्रा पार्टी, द लेफ्ट फ्रंट, तेलुगु देशम पार्टी एंड जनता पार्टी। सो ये सेव डेमोक्रेसी जनता पार्टी के द्वारा दिया गया था जब इमरजेंसी के बाद हुआ था ड्यूरिंग लोकसभा इलेक्शन। ये जनता पार्टी 1977 में दिया था। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 5। विथ रेफरेंस टू 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट कंसिडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट। द ग्राम सभा रोल एंड फंक्शन आर डिसाइडेड बाई द स्टेट लेजिस्लेचर। The term of each panchayat body is 5 years. 1/6 of the position in all panchayat institutions are reserved for backward class. Which of the statement given above are correct? आपको बताना है कि इन तीनों में से कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है। सो ग्राम सभा रोल एंड फंक्शन आर डिसाइडेड बाई द स्टेट लेजिस्लेचर, ये सही है। ठीक है। द टर्म ऑफ ईच पंचायत बॉडी इज़ 5 years, ये भी स्टेटमेंट सही है। 1/6 ऑफ द पोजीशन इन ऑल पंचायत इंस्टीट्यूशन आर रिजर्व फॉर बैकवर्ड क्लास, ये सही नहीं है। सो इसका आंसर होगा ए। और आप यहाँ पे डिटेल देख सकते हैं कि ग्राम सभा कंप्राइज ऑल एडल्ट मेंबर रजिस्टर्ड एज अ वोटर्स, जो भी वोटर्स मतलब 21 साल का मिनिमम एज होना चाहिए। एंड डिसाइडेड बाई स्टेट लेजिस्लेचर। ऑल 3 लेवल्स पंचायती राज इंस्टीट्यूशन आर इलेक्टेड डायरेक्टली बाई द पीपल। ठीक है, तो स्टेटमेंट 2 भी सही है यहाँ पे। और ये 5 साल का होता है। पर तीसरा, इफ़ द स्टेटमेंट फाइंड नेसेसरी दे कैन प्रोवाइड रिजर्वेशन फॉर द बैकवर्ड क्लास, मतलब कंपलसरी नहीं है, वो स्टेट के ऊपर डिसाइड होगा कि रिजर्वेशन देना है या नहीं देना है। पर इसमें रिजर्वेशन फॉर वोमेन जो है और औरतों के लिए रिजर्वेशन कन्फर्म है।
वन थर्ड जितना भी पोजीशन होगा सीट का, ये ऑल पंचायती इंस्टीट्यूशन रिजर्व फॉर वुमेन। सो लेट्स गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज बोरोड फ्रॉम ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। सो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन में से हम लोग ने कॉन्स्टिट्यूशन में कौन कौन सा फीचर बोरोड किया है? फंडामेंटल राइट, दूसरा है इंस्टीट्यूशन ऑफ द स्पीकर एंड हिज और हर रोल, द आइडिया ऑफ रेसिडुअल पावर, प्रिंसिपल ऑफ लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फर्टर्निटी। सो फंडामेंटल राइट जो है वो तो यूएस से लिया गया है, सो ये गलत हो जाएगा। इंस्टीट्यूशन ऑफ द स्पीकर एंड हिज और हर रोल, ये ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है स्पीकर। द आइडिया ऑफ रेसिडुअल पावर, जो रेसिडुअल पावर होता है जो कि सेंटर के पास होता है, ये कनाडा से लिया गया है, तो ये भी गलत हो गया। प्रिंसिपल ऑफ लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी, ये जो है ये फ्रेंच से लिया गया है, सो ये भी गलत हो गया। सो इसका आंसर होगा 2, मतलब सिर्फ एक फीचर है, तो इसका आंसर होगा ए। और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, सिंगल सिटीजनशिप, रूल ऑफ लॉ, रीड्स इंस्टीट्यूशन ऑफ स्पीकर, लॉ मेकिंग प्रोसीजर एंड द प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, ये सारे फीचर्स जो हैं ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिए गए हैं। सो लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 7। कंसिडर द फॉलोइंग। एमनेस्टी इंटरनेशनल, दूसरा है ह्यूमैनिटी इन एक्शन, तीसरा है फ्रीडम हाउस, 4 है ह्यूमन राइट फाउंडेशंस। पूछ क्या रहा है? हाउ मेनी ऑफ द एबव इज आर इंटरनेशनल ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन। आपको बताना है कि इसमें से कितने सारे इंटरनेशनल ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन है। सो एमनेस्टी इंटरनेशनल एक है ऑर्गेनाइजेशन, ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन है, ह्यूमैनिटी इन एक्शन भी है, फ्रीडम हाउस भी है एंड ह्यूमन राइट फाउंडेशन भी है। सो इसमें चारों के चारों जो है इंटरनेशनल ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन है, सो इसका आंसर होगा डी। और आप इसका डिटेल यहाँ पे देख सकते हैं कि एमनेस्टी इंटरनेशनल कहाँ का है। लंदन बेस्ड नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि 1961 में बना है। ह्यूमैनिटी इन एक्शन, जिसको चाहिए बोलते हैं शॉर्ट में, इंटरनेशनल, ये भी नॉन प्रॉफिट एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। फ्रीडम हाउस एन इंडिपेंडेंट वॉचडॉग ऑर्गेनाइजेशन, ये भी इंडिपेंडेंट है। ह्यूमन राइट फाउंडेशन एचआरएफ है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन दैट प्रमोट्स एंड प्रोटेक्ट ह्यूमन राइट इन इंडिया। सो एचआरएफ इंडिया में वर्क करता है। तो ये अब क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। द promulgation of Regulating Act 1973 established the Supreme Court at Bombay. The law declared by Supreme Court is binding on all courts within the territory of India. The tenure of judge of Supreme Court is 6 year. सो यहाँ पे आपको बताना है। सो पहला इसमें से बताना है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है तीनों में से। सो पहला रेगुलेशन ऑफ एक्ट्स ऑफ 1773, ये सुप्रीम कोर्ट बॉम्बे नहीं, यहाँ कलकत्ता में बना था। सो ये ऑप्शन गलत है, ठीक है, कलकत्ता में। तो ये पहला तो ऑप्शन गलत हो गया, तो ये ऑप्शन और ये ऑप्शन, दोनों ऑप्शन गलत हो गए। अगला, लॉ डिक्लेयर्ड बाय सुप्रीम कोर्ट इज बाइंडिंग ऑन ऑल कोर्ट विद द टेरिटरी ऑफ इंडिया, ये सही है। एंड द थर्ड, टेन्योर ऑफ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इज 6 ईयर, ये गलत है। सो ये है 65 साल एज। सो यहाँ पे सिर्फ आंसर डी। द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ नॉट फिक्स द टेन्योर ऑफ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। सो आंसर कितना साल का टेन्योर होगा ये नहीं, एज है। तो अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 141 सुप्रीम कोर्ट इज बाइंडिंग ऑन ऑल कोर्ट, ये तो आप डिटेल यहाँ देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज कंसिडर एज हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बाय डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। अम्बेडकर जी ने किसे आर्टिकल, मतलब किस पार्ट को हार्ट एंड सोल बोला है? ऑप्शन है राइट टू फ्रीडम, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट एंड राइट टू इक्वालिटी। सो इसका सही आंसर होगा राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़, जो आर्टिकल 32 है। तो आर्टिकल 32 को हार्ट एंड सोल भी बोला जाता है, और सबसे पहले डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने बोला था, क्योंकि ये इसको इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये वो फ्रीडम है जो कि हमारे सारे फ्रीडम को और को मतलब बचाता है, एक तरह से सेव करता है स्टेट के एक्शन से। सो आर्टिकल 32 सही ऑप्शन है इसका। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Consider the following a statement regarding untouchability. Untouchability has been defined in the Indian Constitution. दूसरा स्टेटमेंट, आर्टिकल 17 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एब्सोल्यूट इन नेचर। विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट गिवन एवर इज आर करेक्ट। आपको बताना है दोनों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है अनटचेबिलिटी से रिलेटेड। सो पहला, अनटचेबिलिटी हैज़ बीन डिफाइन इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये गलत है। अनटचेबिलिटी एक ऐसा टर्म है, मतलब एक ऐसा है जो कहीं भी डिफाइन नहीं किया गया है। और आर्टिकल 17 जो है, दूसरा जो फैक्ट है, इज एन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द एब्सोल्यूट इन नेचर, ये बिल्कुल सही है। ये मात्र एक ऐसा आर्टिकल और एक ऐसा राइट है, अनटचेबिलिटी वाला जो पार्ट है, आर्टिकल 17 ही एक एब्सोल्यूट इन नेचर है, बाकी जितने भी हैं उस सब पे कुछ ना कुछ टर्म एंड कंडीशंस है। सो इसका सही आंसर होगा बी।
सो आप देख सकते हैं कि अनटचबिलिटी हैज़ नॉट बीन डिफाइन इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन नॉर इन एनी एक्ट पास्ड बाय द पार्लियामेंट। सो अनटचबिलिटी एक ऐसा वर्ड है जिसे हम लोग आज तक डिफाइन ही नहीं किया है। होप आपको अच्छा लगा होगा वीडियो, और ऐसे और वीडियो के लिए और क्वेश्चंस के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अपने जो भी दोस्त लोग तैयारी कर रहे होंगे उनको प्लीज़ शेयर करके उनको भी बोलिए सब्सक्राइब करने। थैंक यू वेरी मच।